बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नर्सिंग केयर एस्पेक्ट्स फॉर हाई रिस्क न्यूबॉर्न। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर इस वजह से है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी डिजीज़ के बारे में बताया गया है, उसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पेपर के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा MCQs इससे आ सकते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से भी और नॉलेज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारी डिजीज़ है, उसके मैनेजमेंट है, तो थ्योरेटिकली इम्पोर्टेंट है। फिर आप जाके जब क्लिनिकल पे जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, तो उसके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें कुछ डिजीज़ है जो कि ऑब्जेक्टिव्स में आप देख सकते हैं। PPHN है, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज है, हाइपरबिलिरुबिनिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताया गया है बर्थ ट्रॉमा। ठीक है, बर्थ ट्रॉमा जो है हम कहते हैं कि नॉर्मली जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त ड्यूरिंग डिलीवरी उसके बॉडी में कुछ ना कुछ मसला आ जाता है। कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके बॉडी के ऊपर पड़ता है, कभी माँ जो है उसको डिलीवर नहीं कर पाती, या कोई और मसला हो जाता है, कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस हो जाता है, मतलब कोई ना कोई मसला आ जाता है। ठीक है, पैदाइश के वक्त इसको हम कहते हैं बर्थ ट्रॉमा। एक चीज़ वो होती है जो पैदाइशी तौर पर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है बच्चे के अंदर, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ट्रॉमा जो है वो किसी इंजरी या किसी एक्सीडेंट की वजह से होगा, और ये स्पेशली वो चीज़ें होगी जब एक बच्चा पैदा होते वक्त जो है उसके बॉडी में कोई ना कोई मसला आ गया, जैसे हड्डी टूट गई, ठीक है, ज़ोर से खींच लिया, या प्रेशर ज़्यादा हो गया, क्योंकि उनकी हड्डियाँ जो है बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, फ्रेजाइल होती है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बर्थ ट्रॉमा कहते हैं। अब इसमें फ्रैक्चर आ सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। ब्रेकियल पल्स आपको पता होगा कि कहाँ पे होता है, हमारे आर्म के अंदर होता है। ठीक है, जो हमारा हाथ होता है, यहाँ पे अक्सर मतलब नर्व डैमेज हो जाता है। तो जब नर्व डैमेज हो जाते हैं तो ये जो ब्रेकियल नर्व्स वगैरह, पेरिफेरल जो नर्व्स होती हैं, वहाँ पे मसला आ जाता है, और एक हाथ जो है बिल्कुल सुन्न हो जाता है, वहाँ पे कुछ फील नहीं होता, जो नर्व्स होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते, डैमेज हो जाते हैं, तो ये हो सकता है। इसके अलावा जो क्रेनियल नर्व होते हैं उनका भी ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, और हेड ट्रॉमा भी हो सकता है। हेड ट्रॉमा जो है वो ज़्यादातर बच्चों में कॉमन होते हैं। जब वो डिलीवरी के टाइम कोई भी बर्थ ट्रॉमा होता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेड ट्रॉमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, वो वीडियो मैंने अपलोड की थी, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अगर हम नर्सिंग असेसमेंट की बात करें तो मतलब जो भी एक बच्चा है जो कि हेड ट्रॉमा या बर्थ ट्रॉमा के साथ पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें जो है आपको कैसे पता चलेगा, आप इनिशियल एज ए नर्स आप कैसे उसकी तरह उसकी असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप फिज़िकल या फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखोगे, मतलब उसकी बॉडी देखोगे, बॉडी में कोई मसला नहीं आ रहा है, बॉडी हाथ पाँव वो सही से इधर उधर कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस दिमागी तौर पर वो सही है जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। ठीक है, या फिर आप उसके ब्रूजिंग देखोगे। ब्रूजिंग मतलब कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग जो है, कोई ब्लड वेसल डैमेज हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से अंदर ब्लीडिंग होती है, और वो जो जगह है आपको रेड कलर की नज़र आएगी, इसको हम ब्रूजिंग कहते हैं। ठीक है, इस तरीके की कोई चीज़ हो तो वो आपने नोट करनी है। बम्प्स मतलब कोई भी दाना, कोई भी एक्स्ट्रा स्किन, कोई भी चीज़ जो कि एबनॉर्मल हो, जैसे एक दाने की तरह हो, ठीक है, स्किन पे आती हैं, तो वो भी आपने नोट करना है। अच्छा, स्वेलिंग वगैरह है, या बच्चा पैरालाइज है, हाथ पांव उसके नहीं हिल रहे, मूव नहीं कर सकता, ठीक है, या सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन के जो दो ऑर्गन होते हैं, जैसे हाथ है, पाँव है, कान है, आँख है, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें सिमेट्री में है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ पोजीशन में, एक हाथ जहाँ पे है दूसरा भी वहाँ है, और छोटा बड़ा, या फिर इस तरह, हाँ, पाँव में कोई मसला, एक छोटा एक बड़ा, या कान एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, इस तरीके के कोई मसले उसमें ना हो और दोनों एक ही जगह पे हो, तो ये आपने असेसमेंट करनी है। और ये सारी चीज़ जो है, अगर इसमें कोई भी मसला है, कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है, तो ये बर्थ ट्रॉमा में आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब अगर आप इसका नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, मतलब आप इसका ख्याल कैसे रखेंगे, नर्सिंग केयर कैसे करेंगे, सपोर्टिव मतलब जहाँ पे उसको मसला है, जिस पार्ट में उसको मसला है, आपने उसको उसी पार्ट पे सपोर्ट करना है। जैसे कि हाथ में मसला है, वो हाथ में ही मूव कर सकता, तो जो हाथ का काम होता है कि वो कोई कप उठाना चाह रहा है
या कोई चीज़ लेना चाह रहा है तो आपने उसको उसमें हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। उसको असेसमेंट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और जो भी मसला होगा या जो भी उस मसले की वजह से मज़ीद नुकसानात कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपने गौर करना है कि अगर मैं इस चीज़ को ट्रीट करूँगा तो आगे जाके इसको ये मसला नहीं होगा, ठीक है, या फिर ये बेहतरी की तरफ आ सकता है। सपोर्ट इन एजुकेशन, वही बात, ठीक है। रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ सिचुएशन, जो सिचुएशन है जिस मसले के साथ बच्चा है उसको आपने रियलिस्टिक नज़रों से देखना है, मतलब उसके ऊपर गौर करके काम करना है। कम्युनिटी रेफरल फॉर ऑनगोइंग फॉलो अप एंड केयर, और फिर इसके अलावा जो कम्युनिटी में लोग होते हैं उनको आपने बताना है कि भाई आपने फॉलो अप केयर के लिए आना है, बार बार हॉस्पिटल आना है, बच्चों को चेकअप करवाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने उनको एज ए नर्स बतानी है। अच्छा, इसमें आपको जो पहली डिज़ीज़ बताई गई है या पहला जो मसला बताया गया है दैट इज़ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको हम RDS कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये किस वजह से होता है? रिज़ल्ट ऑफ लंग इमेच्योरिटी एंड सर्फैक्टेंट डिफिशिएंसी। अब ये चीज़ आपको याद हो तो आपको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में कोई और चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। RDS या रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है ये कब होता है? जब बच्चे के लंग्स इमेच्योर हो, वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हो, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल बंदे के लंग्स होते हैं उनकी तरह नहीं हो, बिल्कुल सही से बने ना हो, ठीक है। एंड सर्फैक्टेंट डिफिशिएंसी, सर्फैक्टेंट जो है एक किस्म का केमिकल होता है जो नेचुरली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, स्पेशली इन लंग्स, ठीक है, और उसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज आसानी के साथ हो रहा होता है, उसकी वजह से जो है अल्वेलाई सही तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं। अब अगर इस सर्फैक्टेंट की कमी है, इस केमिकल की कमी है, या फिर लंग्स इमेच्योर है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में बच्चे को सांस लेने में मुश्किल होगी, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के वजह से और भी बहुत सारे साइन सिम्टम्स होंगे, क्योंकि सिंड्रोम का मतलब यही होता है मिक्सचर ऑफ सिम्टम्स होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे उसमें साइन सिम्टम्स बहुत सारी बीमारियों के और भी आपको मिलेंगे। तो अगर किसी बंदे के या बच्चे के लंग्स में मसला है, इमेच्योर है, सर्फैक्टेंट डेफिसिट है, कम है, ठीक है, तो उसको हार्ट का भी मसला होगा, उसके बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी होगी, बहुत सारे मसले हो गए, सांस लेने में मसला होगा, तो एक सिंड्रोम बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको RDS कहते हैं, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अच्छा, इसमें क्या होता है? पुअर गैस एक्सचेंज एंड वेंटिलेशन, मतलब गैस एक्सचेंज नहीं होगा, सांस लेने में मसला होगा, ठीक है। सीन एंड पैटर्न प्री टर्म न्यूबॉर्न, ठीक है, और ये जो मसला होता है ज़्यादातर प्री टर्म न्यूबॉर्न, मतलब जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं, जिनका टाइम अभी पूरा नहीं होता, जैसे कि 37 to 42 वीक्स एक नॉर्मल टाइम है जिसके अंदर बच्चा पैदा होगा, तो वो मैच्योर बेबी होता है, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले पैदा होता है 35, 30, 28 इसी तरह के इसी दौरान में पैदा हुआ, ठीक है, तो वो कहलाता है प्री टर्म। और प्री टर्म बच्चा जो होता है उसके ऑर्गन सही से डेवलप नहीं होते, तो जब भी वो पैदा होगा उसके बॉडी के अंदर कोई ना कोई मसला होगा, और उसमें जो है RDS भी एक कॉमन मसला है। तो ये ज़्यादातर प्री टर्म न्यूबॉर्न्स में होता है। सिजेरियन बर्थ विदाउट लेबर, और ज़्यादातर जो C सेक्शन से बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, उनमें ये मसला भी ज़्यादा कॉमन होता है। और जिसकी अम्मी या जिस बच्चे की जो मदर होती हैं, ठीक है, वो डायबिटिक हो, तो उन बच्चों में ये मसले ज़्यादातर पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहली लाइन है बस, कि किस वजह से हैं और क्या क्या होता है इस बीमारी में। इसके अलावा नर्सिंग असेसमेंट की हम बात करें तो आपने साइन सिम्टम्स किस तरह देखने हैं, इसके साइन सिम्टम क्या होंगे। तो नोटेड एट बर्थ और विद इन अ फ्यू आवर्स, आपको जो है इसके साइन सिम्टम या तो पैदाइश की वक्त पता चलेंगे या फिर आपको कुछ घंटे बाद पता चलेगा, ठीक है। आपको जो है जब वो बच्चा सांस ले रहा होगा तो उसको ग्रंटिंग, जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें कर रहा हो, ठीक है, इसी तरह की आवाज़ें सुनाई देगी। नेज़ल फ्लेयरिंग, जो नतनों से आवाज़ आती है ना ड्यूरिंग, जब सांस लेते हैं ज़ोर ज़ोर से,
इसी तरीके से जो है वो नाक से आवाज़ें आती हैं ज़ोर ज़ोर से। चेस्ट वॉल रिट्रैक्शन, मतलब जो चेस्ट वॉल होगा, सीने की जो दीवार होती है वो नीचे की तरफ गई होती है बिल्कुल, मतलब जैसे नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो बाहर की तरफ आता है, ठीक है, दीवार, और डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो काम कर रहे होते हैं जब रिट्रैक्शन होता है, मतलब चेस्ट वॉल भी नॉर्मल नहीं होगा। सीसॉ रिस्पायरेशन का यही मतलब होता है कि डायफ्राम और चेस्ट वॉल के दरमियान जो नॉर्मली कोऑर्डिनेशन होता है वो नहीं होगा, ठीक है। अगर डायफ्राम ने नीचे जाना है तो वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। या चेस्ट वॉल जो होता है, जो रिब्स वो बाहर की तरफ आते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो वो नहीं आएंगे, वो अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। प्रॉपरली जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा। और जनरलाइज साइनोसिस हमें पता है कि जो ब्लूइश कलरेशन हो जाती है, तो वो भी इस बीमारी को आपको इस बीमारी में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसको होगा टेकैप्निया जैसे बच्चों में 40 to 60 नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट होता है, ठीक है। अब ये जो बच्चे होंगे RDS के साथ, इनका रिस्पायरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा होगा, हाई होगा, अबव 60 होगा, ठीक है। और क्रैकल्स आवाज़ें आएंगी, लाइक क्रैकल आवाज़ें आएंगी, ठीक है। टेकीकार्डिया होगा, जैसे बच्चों का टेकीकार्डिया कितना होता है, 150 से अबव होगा, ठीक है। 150 तक, 120 to 150 नॉर्मल होता है। अब इस सिचुएशन में जो है टेकीकार्डिया, अगर बच्चों में ये मसला होगा तो उनका टेकीकार्डिया होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर आप उनका चेस्ट एक्सरे करेंगे तो आपको अल्वीओलर एटेलेक्टेसिस मिलेगा, मतलब अल्वेलाई जो होते हैं वो चिपके हुए होते हैं, ठीक है। वो जैसे नॉर्मली हम लंग्स के अंदर जब हवा जाती हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो भर जाते हैं हवा से। लेकिन इस मसले के साथ जब बच्चा पैदा होगा तो वो एटेलेक्टेसिस के साथ होगा। एटेलेक्टेसिस हमने 4th सेमेस्टर में पढ़ा था कि जब लंग्स फुली इन्फ्लेट नहीं होते, ठीक है, लंग्स जो है उसमें हवा नहीं भरती, क्योंकि उसके अंदर जो है कोई इन्फेक्शन होता है या फ्लूइड जमा होता है या कोई और मसला होता है, तो इसकी वजह से लंग्स जितना उनको फूलना चाहिए उतना नहीं फूलते और मसला होता है। यहाँ पे अलविलाई के अंदर ये मसला होगा, ठीक है। और आपको ग्राउंड ग्लास पैटर्न नज़र आएगा, मतलब चेस्ट एक्सरे जब आप करेंगे तो आपको ग्लास जैसे शीशे की तरह आपको दाग धब्बे नज़र आएंगे। लैब टेस्ट भी करते हैं इन्फेक्शन और सेप्सिस के लिए, ठीक है, तो इसके नर्सिंग मैनेजमेंट है। अच्छा, RDS का दोबारा से आपको वही बताया गया है कि ये सिंड्रोम है, इसको हाइलीन मेम्ब्रेन सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ सिंड्रोम इन प्री मेच्योर इन्फेंट्स कॉज्ड बाय डेवलपमेंटल इनसफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सरफैक्टेंट प्रोडक्शन। वही बात है कि सरफैक्टेंट नहीं है और लंग जो है वो इमेच्योर होते हैं। अच्छा जी, इसमें भी आपको नॉर्मल एनाटॉमी और RDS की वो बताई गई है, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। RDS की नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है कि आपने बच्चे को सपोर्टिव केयर देना है, जैसे आपने उसको कोल्ड स्ट्रेस से बचाना है, ठंडे मौसम में आपने उसको नहीं लेके जाना या ऐसी जगह पे उसको नहीं रखना जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, ठीक है, क्योंकि ठंड की वजह से भी रिस्पायरेटरी रेट जो है वो कम हो जाती हैं और इसके अलावा जो साइनोसिस है वो डेवलप होने लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन बार बार देना है आपने उसको, फ्लूइड मैनेजमेंट करना है, पानी देना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशन आपने उसका अच्छा रखना है। इसके अलावा जो सरफैक्टेंट का मैंने आपको बताया कि सरफैक्टेंट कम होता है, तो इस तरह आर्टिफिशियल सरफैक्टेंट्स जो आते हैं, ठीक है, एज अ मेडिसिन, वो आपने इनहेल करने या देने उसको, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो मसला ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा मोनीटर वाइटल साइन इन ऑक्सीजन स्टेटस, ठीक है, वाइटल साइंस देखने हैं, ऑक्सीजन का स्टेटस देखना है कि रिस्पायरेटरी लोड लो हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ आपने देखनी होगी। अच्छा, सेकंड डिजीज़ इसमें है ट्रांजिएंट टेकैप्निया न्यूबॉर्न, ठीक है, TTN जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या है, माइल्ड रिस्पायरेटरी कंडीशन। जहाँ पे भी ट्रांजिएंट का वर्ड आता है इसका मतलब होगा आर्जी तौर पर, ठीक है, या कुछ बीमारी, कुछ कंडीशन या ऐसी कंडीशन जो कि थोड़े टाइम के लिए हो, इसको हम माइल्ड भी कहते हैं। तो माइल्ड रिस्पायरेटरी कंडीशन है, थोड़ा सा कोई मसला है रिस्पायरेटरी का जिसमें सांस लेने में मुश्किल होती है, ठीक है, रिजल्ट ऑफ डिलेड और इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द लंग्स। और ये कब होगा, जब लंग्स में जो है
फ्लूइड जा चुका होता है, मतलब वहाँ पे पानी जमा हो चुका होता है और वहाँ से निकालते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा पानी वहाँ पे रहता है, फुली हमने रीअब्जॉर्ब नहीं किया होता, ठीक है। तो इसकी वजह से जो थोड़ा बहुत पानी वहाँ पे रहता है उसकी वजह से ये कंडीशन होती है और इसको हम TTN कहते हैं, ट्रांजिएंट टैकेपनिया न्यूबॉर्न, ठीक है। अगर विद इन अ फ्यू आवर ऑफ बर्थ, कुछ ही घंटों बाद होता है और तकरीबन 2 से 3 दिन यानी 24 से 72 आवर्स के दरमियान ये ख़त्म हो जाता है, खुद बहुत सही हो जाता है। अच्छा, इसके साइन सिम्टम भी वही है कि रिस्पायरेटरी रेट जो है वो 100 to 140 होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। लेबर्ड ब्रीदिंग, सांस लेने में मुश्किल होगी, तकलीफ़ होगी, ग्रंटिंग, नेज़ल फ्लेयरिंग, वही बात, फिर से रिट्रैक्शन दोबारा से आ गया। रिट्रैक्शन का मैंने आपको पहले बताया, तो ये बार बार आएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको वो याद होने चाहिए। चेस्ट एक्सरे भी आप देखेंगे तो आपको लिम्फेटिक इंगॉर्जमेंट, लंग फ्लूइड आपको उसमें जमा हुआ नज़र आएगा। अच्छा जी, इसके अलावा ट्रांजिएंट टैकेपनिया न्यूबॉर्न की जो है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वही सपोर्टिव करना है कि किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपने देनी है, वाइटल साइन वगैरह देखने हैं, ऑक्सीजन देना है, IV फ्लूइड देना है और गैवेज फीडिंग। गैवेज फीडिंग का मतलब होता है कि अगर बच्चा मुंह से कुछ नहीं खा सकता तो आपने NG ट्यूब, जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है, ठीक है, वो आपने लगा देना है और उसी के ज़रिए से जो है वो उनको फीडिंग देते हैं, ब्रेस्ट मिल्क देते हैं या फिर जो फार्मूला मिल्क होता है, ठीक है, वो आपने देना होता है और इसी तरीके से उसकी जो मतलब नीड होती है ऑफ न्यूट्रिशन वो पूरी हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। ये जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बात हो रही है, तो मतलब पल्मोनरी का वर्ड आता है तो एट इज़ लंग्स, ठीक है। हाइपरटेंशन हमें पता है हाई बीपी को कहते हैं। अब ये जो मसला होगा ये स्पेशली लंग्स से रिलेटेड है और जब लंग्स से ब्लड नहीं जा पाता या फिर लंग्स में जो है वो कोई मसला होगा या हार्ट में कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से जो आगे मसला होगा बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट, ठीक है, उसको हम परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहेंगे। इसमें लिखा हुआ है एट बर्थ व्हेन द बेबी टेक देयर फर्स्ट ब्रेथ द पल्मोनरी वेजल शुड ओपन। जैसे ही बच्चा मतलब पहला सांस लेता है, ठीक है, तो वो उसके जो पल्मोनरी वेसल्स होंगे, जो हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड वेसल आ चुके होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली खुलते हैं जब बच्चा पहली दफ़ा सांस ले रहा होता है और उसकी वजह से जो है ब्लड हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से हार्ट तक ये चीज़ जारी होती है, ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो रही होती है। लेकिन जब इसके साथ, इस बीमारी के साथ कोई बच्चा होगा परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ, ठीक है, तो वो जो ब्लड वेसल्स होंगे वो फुली ओपन नहीं होंगे, वो बिल्कुल क्लोज रहेंगे, उनको खुलने में मसला होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या मसला होता है, टू मच ब्लड टू बाईपास द लंग्स। अब ये जो है ब्लड जब उसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो ब्लड बिल्कुल पूरा नहीं जाएगा क्योंकि प्रेशर तो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो फुली ओपन नहीं है ब्लड वेसल, तो उसमें प्रेशर से जाएगा लेकिन ब्लड बहुत कम जाएगा। द ब्रेन इन द बॉडी में नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, और इसकी वजह से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। टू मच प्रेशर टू बिल्ड अप इन द ब्लड वेसल्स टू द लंग्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ब्लड जाएगा और ब्लड वेसल्स छोटे होंगे तो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे के हार्ट और लंग्स है वो हर्ट यानी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या चीज़ है कि जब नॉर्मली एक बच्चा सांस ले रहा होता है पहली दफ़ा तो उसके ब्लड वेसल जो है हार्ट और लंग्स के दरमियान वो खुलते हैं, लेकिन जब इस मसले के साथ कोई बच्चा होगा तो उसके ब्लड वेसल्स खुलेंगे नहीं सही से, वो छोटे रहेंगे, बिल्कुल नैरो रहेंगे। जब उनके अंदर ब्लड जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो रास्ते चूँकि छोटे हैं तो इसीलिए वो ब्लड कम कम जाता है आगे और बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता, ठीक है। इसकी वजह से जब प्रेशर होगा वहाँ पे तो इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहेंगे और इसी की वजह से बच्चे के लंग्स और हार्ट जो है वो डैमेज हो सकते हैं।
ये आपको वही उसके डायग्राम के थ्रू बताया गया है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो जब नैरो हो जाती हैं और जब नॉर्मल होती हैं तो किस तरह होती हैं। अच्छा, इसके कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ अगर एडियोपैथिक और एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरीनेटल एस्फेक्सिया। एडियोपैथिक मींस कि इसका कोई ख़ास रीज़न मालूम नहीं है, अननोन कॉज, ठीक है। या फिर पेरीनेटल एस्फेक्सिया है, मतलब ये कि जब बच्चे को सांस लेने में, जब पैदाइश के वक्त ही उसको सांस लेने में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो उस सांस लेने मुश्किल की वजह से जो है ये चीज़ हो सकती है। या फिर जो मेकोनियम एस्पायरेशन होती है, मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, इसका मतलब होता है कि जब पहला बच्चा जो है वो अपना पहला स्टूल पास करता है, ठीक है, तो वो या यूट्रस के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन ज़्यादातर यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है। तो जब वो स्टूल पास करता है और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो प्लेसेंटा है, वो उसमें नहीं जाता, उसमें कोई मसला आ जाता है। ये पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस की थी ये चीज़, ठीक है। तो जब वो वहाँ नहीं जाता तो वो यूट्रस में ही रहता है और कभी कभी बच्चा उसको निगल लेता है, ठीक है। वो चला जाता है टू द लंग्स, जो उसका पहला स्टूल होता है उसको कहते हैं मेकोनियम। अब ये जो चीज़ होती है तो वो फ्लूइड जमा होता है वहाँ पे और उसकी वजह से भी ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। या फिर किसी को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, पैदाइशी तौर मसला है, हार्ट में होल है या वॉल्व का कोई मसला है, कोई चैम्बर डैमेज है, कोई और मसला है, तो इसकी वजह से ये मसले हो सकते हैं। अच्छा, नर्सिंग असेसमेंट किस तरीके से करनी है कि टेकैप्निया विद इन्फेल और आफ्टर बर्थ। ये जो है आपको टेकैप्निया नज़र आएगा तकरीबन 12 घंटे बाद। जब एक बच्चा पैदा होगा उसके पैदाइश के 12 घंटे बाद आपको उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट मिलेगा। साइनोसिस होगा, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। सिस्टोलिक एजेक्शन मरमर, मतलब जब हार्ट जो है वो सिस्टोल कर रहा होता है, कंट्रैक्ट हो रहा होता है, तो उस टाइम आपको एक्स्ट्रा साउंड मिलेगा, लाइक अ मरमर साउंड, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर उसका चेक करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका अल्टर होगा, चेंज होगा, और इकोकार्डियोग्राम, ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा। अच्छा, इसके अलावा उसका मैनेजमेंट, ऑक्सीजन लेवल, परफ्यूजन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है। इमीडिएट रिससिटेशन, मतलब अगर उसको कोई मसला होता है तो फ़ौरन हमने उस चीज़ को ख़त्म करना होता है। जैसे उसको ऑक्सीजन में मसला है, ऑक्सीजन की कमी है, तो फ़ौरन आपने उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। रिस्पायरेटरी, सांस लेने में आपने सपोर्ट देना है, मेडिकेशन देने हैं, और उनके पेरेंट्स को पेरेंटल सपोर्ट और एजुकेशन आपने देना होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ पीरी वेंट्रिकुलर, या फिर इसको हम इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज भी कहते हैं, और ये बहुत ही इजी है। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं वो हमने समझनी होंगी, ठीक है। ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन ड्यू टू फ्रेजाइलिटी ऑफ सेरेब्रल वेसल्स, हमारे जो सेरेब्रल वेसल है, मतलब ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जब वो फट जाते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं और उसकी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स ख़राब होने की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, इसको हम पीरी वेंट्रिकुलर हेमरेज कहते हैं। हेमरेज का वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब यही होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन द फर्स्ट 72 आवर्स आफ्टर बर्थ, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तकरीबन 72 आवर्स तक ये चीज़ कॉमन होती है। और इसके ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ग्रेड इसके होते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लीडिंग इनटू द पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर एसोसिएटेड विद हाइड्रोसेफेलस एंड लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। ज़्यादातर किस वजह से होता है कि जो हाइड्रोसेफेलस होता है, मतलब ब्रेन के अंदर या स्कल के अंदर जो है पानी जमा हो रहा होता है, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है, ये चीज़। या फिर लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है कि ज़्यादा देर तक कोई बच्चा डिसेबल है, माजूर है, तो इसकी वजह से हो सकता है। अब इसके अगर हम सब टाइप्स या फिर ग्रेड्स की बात करें तो इसके 4 ग्रेड होते हैं, जिसमें ग्रेड 1 है सब एपेंडाइमल रीजन और जर्मिनल मैट्रिक्स, मतलब जहाँ पे मैट्रिक्स होता है, जहाँ पे एपेंडाइमल रीजन होता है, जहाँ से वो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ही होगा, वहाँ पे ही ग्रेड 1 में थोड़ा बहुत लीकेज होगा, हैमरेज होगा, ठीक है। ग्रेड 2 की बात करें तो सब एपेंडाइमल रीजन हैमरेज विद एक्सटेंशन इनटू लेटरल वेंट्रिकुलर विद आउट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट,
अब आसपास के जो वेंट्रिकल होंगे, आपने पढ़ा होगा कि ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड जहाँ से पैदा होता है तो वो आसपास के उसके जितने भी वेंट्रिकल होते हैं वहाँ पे चला जाता है, ठीक है, और उसी चीज़ को घेर लेता है जो उसके वेंट्रिकल्स होंगे। लेकिन इसमें आपने पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें वेंट्रिकल्स इनलार्ज नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वहाँ पे फ्लूइड जमा होने लगता है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ग्रेड 3 में क्या होता है कि अब वेंट्रिकल इनलार्ज होने लगते हैं। बस यही है कि ग्रेड 1 में अपनी जगह पे बस थोड़ी थोड़ी सी लीकिंग होगी, जो फ्लूइड होगा वो लीक हो रहा होगा। ग्रेड 2 में वो वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। वेंट्रिकल्स वो जगह होते हैं ब्रेन के अंदर जहाँ से CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो वहाँ पे जमा होने लग जाएगा, ठीक है, ग्रेड 2 में। लेकिन उसमें कोई उसकी इनलार्जमेंट नहीं होगी। ग्रेड 3 में फिर उस चीज़ की इनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। और ग्रेड 4 जो है वो जो फंक्शन होगा उसका, मतलब जो इंट्रा पेरेन्काइमल हैमरेज होगा। पेरेन्काइमल का मतलब होता है कोई भी फंक्शनिंग टिश्यू, कोई भी चीज़ या कोई भी पार्ट या कोई भी ऑर्गन जो कि कोई ना कोई काम कर रहा होता है। मतलब जैसे कि ब्रेन के बहुत सारे हैं, जैसे सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, ठीक है। ये सारे चीज़ें जो है आप इसको पेरेन्काइमा कह सकते हो। तो ये जो फ्लूइड होगा ये ग्रेड 4 में पेरेन्काइमा में फैल जाएगा, मतलब पूरे ब्रेन में फैल जाएगा, ठीक है, और उसको डेज या हैमरेज होने लग जाएगा, ठीक है। पेरेन्काइमा इन द ब्रेन इज़ अ फंक्शनल टिश्यू, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये 4 इसकी ग्रेड होते हैं और ये 4 ग्रेड्स आपने याद रखने हैं। अच्छा, इसके कोई पॉसिबली नो सिम्टम्स, कोई ख़ास साइन सिम्टम आपको पहले नहीं मिलेंगे। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस किस वजह से हो सकता है, या फिर इसकी वजह से आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि अगर इसके कोई साइन सिम्टम नहीं है तो फिर आपने पता कैसे लगाना है। तो जो हेमाटोक्रेट लेवल होता है, हेमाटोक्रेट जो है वो ज़्यादातर ब्लड में जो डिज़ॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, उनका लेवल होता है। जो CBC वगैरह का टेस्ट करवाते हैं उसमें हेमाटोक्रेट का एक ख़ास लेवल आता है, तो वो क्या होगा, वो ड्रॉप होगा। अच्छा, इसके अलावा पेलर, उसकी बॉडी आपको बिल्कुल पेल, बिल्कुल येलो कलर की नज़र आएंगी। पुअर परफ्यूजन, सीजर, लेथार्जी, वीक, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही कॉमन टर्म्स है, ठीक है। झटके वगैरह, वीकनेस, सुस्ती, ये सारी चीज़ें उसको होंगी। इसके अलावा वीक सक, मतलब जो है उसको क्या कहते हैं कि सकिंग, कोई भी खाना खाने या ब्रेस्ट फीडिंग में उसको मसला होगा, नहीं कर सकेगा। हाई पिच्ड क्राई, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में उसको रोना आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ वो रोएगा, चीखें मारेगा जैसे, ठीक है। और हाइपोटोनिया मीन्स कि वीक मसल्स होंगे, मसल बिल्कुल उसके जैसे बच्चे हाथ पाँव मारते रहते हैं तो वो नहीं, बस एक जगह पे पड़ा रहेगा, ठीक है। मसल्स बहुत ज़्यादा उसके वीक होंगे और कोई भी वो हाथ पाँव नहीं मार सकेगा। इसके अलावा क्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं, कि वो हमें चीज़ें उसमें क्रेनियल चीज़ें जो उसके पूरा जो स्कल होगा वो हमें कंप्यूटर पे नज़र आएगा और उसका हम असेसमेंट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसका अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो वही प्रिवेंशन, आपने उसको रोकना है, रोकने की कोशिश करना है। अगर उसको एनीमिया है, ब्लड की कमी है, एसिडोसिस है, ठीक है, या फिर उसको हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर उसका लो चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी होंगी, उसको ठीक करनी होगी, ठीक है। फ्लेक्स्ड या फिर आर्क्ड, फ्लेक्स्ड मतलब कि जिसमें हाथ पाँव बिल्कुल फ्लेक्स्ड होंगे। जैसे नॉर्मली अगर हम हाथ पाँव सीधा करते हैं तो वो फ्लेक्स नहीं होते, जब हम उसको मोड़ लेते हैं और बिल्कुल एक साथ लेके आते हैं, जैसे C शेप बनाते हैं ना हम, जैसे बंदे को सर्दी लग रही होती है बहुत ज़्यादा तो वो हाथ पाँव इस तरह चिपक के बैठ रहा होता है, इसको हम फ्लेक्स्ड पोजीशन कहते हैं। तो ज़्यादातर ये जो फ्लेक्स पोजीशन होता है, ठीक है, ये भी एक टेक्निक होता है कि इसी में अक्सर बेहतरी आती है इस पोजीशन में बैठने से या फिर इसको इख्तियार करने से। डेली आपने बच्चे के हेड का जो साइज़ होगा, जो सरकमफेरेंस होगा वो देखना होगा, ठीक है। और क्लस्टरिंग ऑफ केयर, लिमिटिंग द स्टिमुलेशन, जिस चीज़ की वजह से उसको मसला होगा, जो स्टिमुलस होगा, ठीक है, वो आपने ख़त्म करना होगा। और पेरेंटल सपोर्ट तो देना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है, आपको वर्ड शायद
थोड़ा सा मुश्किल लगे प्रोनाउंस करने में, लेकिन सिंपल यही है कि जब बिलिरुबिन लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, हाई पर हो जाता है, इसको हम हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं। और ये भी एक स्टेट है या एक बीमारी है, एक कंडीशन है जिसमें जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बाइल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब बाइल प्रोड्यूस होता है, बिलिरुबिन एक किस्म का वो कंपाउंड है या एक पिगमेंट है, ठीक है, एक कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट होता है जो बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर तो इसको हम हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं, और इसकी वजह से अक्सर जॉन्डिस होता है। और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो 2 से 3 दिन के बाद उनको जॉन्डिस होने लगता है, जिसको हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब जो हीमी होता है, हीमी फ्रॉम एरिथ्रोसाइट ब्रेक डाउन फ्रॉम अनकॉलेबल इन वाटर बिलिरुबिन। अच्छा, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है। जिस तरह हमारा आरबीसी होता है, तो आपको पता है कि आरबीसी का 120 दिन का साइकिल होता है, ठीक है। 120 दिन के बाद हमारे आरबीसी टूटने लगते हैं और उससे बनता है बाइल जूस, जो बाइल आके फिर डाइजेशन में काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये स्पेशली हमारे जो एरिथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी है, ठीक है, तो उसका जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर, तो उससे हीमो अलग हो जाता है जो ब्लड है, और ग्लोबिन एक किस्म का प्रोटीन है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब जो जब वो टूटते हैं तो वो पहले कहाँ आते हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन में जब वो आते हैं तो वहाँ से वो एक लिक्विड टाइप बनता है, या फिर उससे जो है एक इस तरह एक लिक्विड बनेगा और वो फिर जाएगा। लेकिन जब वो फिर लीवर में जाता है थ्रू ब्लड, लेकिन लीवर में जाने से पहले उसको हम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन या फिर अनकंजुगेटेड, दोनों एक ही चीज़ है, ये क्या होता है? तो ये वो बिलिरुबिन होता है जब वो स्प्लीन में ही होता है, या फिर जब वो लीवर तक नहीं पहुंच चुका होता है। लीवर तक पहुंचने से पहले जो बिलिरुबिन होगा वो अनकंजुगेटेड या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं उसको, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, और ये जो है फैट में सॉल्युबल होगा, ठीक है। अच्छा, ये जब बढ़ेगा बॉडी के अंदर तो इसकी वजह से क्या होगा, जॉन्डिस हो सकता है, या फिजियोलॉजिकली आपको उसके फंक्शन, लीवर फंक्शन में मसला होगा, स्प्लीन फंक्शन में मसला होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होगी, बहुत सारे मसले उसकी वजह से हो सकता है। और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब कोई बीमारी वगैरह भी हो सकती है, जैसे कि जॉन्डिस होता है नॉर्मली। लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं होता, ये ख़ुद ब खुद अक्सर ख़त्म हो जाता है। तो हाइपर बिलिरुबिनिया या बिलिरुबिनीमिया का जो सिंपल मतलब है वो यही है कि जब ब्लड के अंदर बिलिरुबिन, जो कि जॉन्डिस या बाइल प्रोड्यूस करने वाला, जॉन्डिस तो नहीं कह सकते, जो बाइल प्रोड्यूस करने का एक पिगमेंट होता है, जब बिलिरुबिन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, जब वो अपने नॉर्मल लेवल से काफ़ी बढ़ जाए। अच्छा, इसके अंदर फिर हमने कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड का पढ़ा। तो कंजुगेटेड या अनकंजुगेटेड पहले पढ़े, तो अनकंजुगेटेड या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो होता है जब वो लीवर तक नहीं पहुंच चुका होता, स्प्लीन में ही होता है, ठीक है, उस टाइम, या स्प्लीन और लीवर के बीच में होता है, तो वो इनडायरेक्ट या फिर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहेंगे। और ये क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा और सॉल्युबल इन फैट्स होगा। लेकिन वंस एट रीच टू द लिवर, जब ये लिवर में पहुंच जाएगा और फिर बाइल वगैरह इससे बन जाएगा, तो फिर हम इसको कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहेंगे, और या फिर इसको डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, इसमें वही आपको बताया गया है कि आरबीसी जो है वो डैमेज हो जाता है, फिर उससे हीमी अलग हो जाता है, ग्लोबिन अलग हो जाता है, ठीक है। हीमी अमाइनो एसिड है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, और ये आके कंजुगेटेड, मतलब जब ये स्प्लीन से पास होते हैं तो अनकंजुगेटेड होते हैं, फिर ये लिवर तक जाते हैं तो कंजुगेटेड बन जाते हैं। इसमें वही सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है, लेकिन ये आपको डायग्राम में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आप एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, हाइपर बिलिरुबिनीमिया के जो कॉजेज़ है वो क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी ड्रग्स, मतलब कोई मेडिसिन खाने की वजह से, या कोई ऑलरेडी मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि
एल्बुमिन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, एल्बुमिन भी एक किस्म का प्रोटीन या एक किस्म का केमिकल होता है, जब वो जो है बिलरुबिन के साथ मतलब उसके साथ बाइंड होता है, और ये हमें थ्रू ब्रेस्ट मिल्क मदर से भी मिलता है। तो जब वो बिलरुबिन के साथ बाइंड होता है तो बिलरुबिन का लेवल कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जब एल्बुमिन का लेवल कम हो गया तो बिलरुबिन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और जब बिलरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो इसकी वजह से अक्सर एल्बुमिन खुद ब खुद कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर जॉन्डिस होता है। तो अगर किसी की बॉडी में एल्बुमिन की कमी है, एल्बुमिन बहुत ही एक अहम मॉलिक्यूल या एक अहम पार्टिकल है, एक अहम केमिकल है जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और बिलरुबिन के लेवल को भी कंट्रोल करता है। अगर ये कम हो गया, ये बॉडी में नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर बिलरुबिनेमिया हो सकता है। इसके अलावा डिक्रीज़ हेपेटिक फंक्शन, अगर किसी का लिवर सही से काम नहीं कर रहा है, हेपेटिक फंक्शन उसका सही नहीं है, या फिर एरिथ्रोसाइट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जाहिर ही बात है वो टूटेंगे भी ज़्यादा, उनसे जो है बिलरुबिन भी ज़्यादा बनेगा, तो वो जब ज़्यादा बनेगा तो हाइपर होगा। ठीक है, और एंजाइम इन ब्रेस्ट मिल्क ग्लूकोरोनीडेज, ये एक किस्म का एंजाइम होता है, ठीक है, जो ब्रेस्ट मिल्क में होता है। अगर इसकी क्या हो जाए, ठीक है, जो कि नॉर्मली अगर ये अपने नॉर्मल लेवल में है तो सही काम कर रहा होता है, बिलरुबिन लेवल ठीक होता है, जैसे एल्बुमिन का मैंने आपको बताया। लेकिन अगर इसमें कमी आ जाए तो भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं, जिसमें से एक हाइपर बिलरुबिनेमिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी जो हम मतलब इसको फिजियोलॉजिकली या फिर इसके जो फंक्शन वाइज है आपने कैसे ठीक करना है या किस तरीके से देखना है या ख़ुद ब खुद ये कैसे सही हो जाता है। तो तकरीबन जब एक बच्चा नॉर्मली पैदा होता है तो अगर उसको जॉन्डिस है तो 3 से 4 दिन बाद उसको जॉन्डिस होने लगता है। ठीक है, बिलरुबिन लेवल ज़्यादा हो जाता है। और अगर प्री टर्म कोई बच्चा है तो 3 से 5 दिन लगते हैं उसको ये चीज़ आने में। ठीक है, अच्छा, जो नॉर्मल बच्चा होगा उसका 7 दिन तक तकरीबन सही हो जाता है, और जो प्री टर्म बच्चा होगा उसका 9 से 10 दिन लग सकते हैं सही होने में। ख़ुद ब खुद ज़्यादातर सही हो जाता है, लेकिन इसको कभी कभी वो बच्चा सूरज मतलब धूप में रखते हैं उसको, या अगर हॉस्पिटल में है तो कुछ स्पेशल इसके लाइट होती हैं उसके नीचे रखते हैं और सही हो जाता है। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलरुबिन लेवल जो है 12.9 से कम होगा, 12.9 mg पर 100 ml, इससे कम होगा। ठीक है, तो ये भी एक मसला हो सकता है, इतना मतलब नॉर्मल होता है, इससे कम होगा तो मसला होगा। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो फ़ोटोथेरेपी, वही लाइट जो मैंने आपको बताया कि NICU के अंदर लाइट होती हैं उसके नीचे बच्चे को रखते हैं। ठीक है, तो सही हो जाता है। और आइज़ उसकी स्पेशली आइज़ ओपन करके वो लाइट जो है वो मतलब उसके ऊपर लगाते हैं, और तकरीबन हर 2 घंटे बाद उसका साइज़ या उसका जो लोकेशन या साइड होता है वो चेंज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर 3 से 4 घंटे बाद जो है वो चेक करते रहते हैं। फीडिंग तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद उसको देते रहते हैं, और बिलरुबिन लेवल जो होता है वो 6 घंटे बाद तकरीबन चेक करते रहते हैं बार बार। तो वो चीज़ें फिर इस तरह थोड़ी थोड़ी नॉर्मल रेंज में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ न्यूनेटल एस्फेक्सिया। न्यूनेटल एस्फेक्सिया भी जो है सांस लेने का मसला है। फेलियर टू एस्टेब्लिश एडिकेट सस्टेन रिस्पायरेशन आफ्टर बर्थ। ठीक है, मतलब इसमें जो है बच्चा बिल्कुल जो सही सस्टेन रिस्पायरेशन होती है, ठीक है, वो बच्चा उसमें सांस नहीं ले पाता एडिकेटली, मतलब पूरी तरह सांस नहीं ले पाता आफ्टर बर्थ। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड। इसकी पीछे जो वजह है वो यही है कि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो मतलब जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो न्यूनेटल एस्फेक्सिया कहलाता है। अच्छा, इसका नर्सिंग असेसमेंट वही है कि न्यूबॉर्न का आपने कलर देखना है, ब्रीदिंग किस तरह आवाज़ें आ रही हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं, हार्ट रेट, टेम्परेचर, एबगार स्केल का जो हमने पढ़ा था, वो सारी चीज़ें आपने देखनी होंगी, करनी होंगी। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फिर आपने इमीडिएट रिससिटेशन मतलब नॉर्मल हालत में लेके आना है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिससिटेशन कहते हैं।
तो फ़ौरन से आपने उसको इसी सिचुएशन में लेके आना है। ऑब्ज़र्वेशन आपने कंटिन्यू रखनी है। थर्मल टेम्परेचर जो नॉर्मली जो टेम्परेचर होना चाहिए उसकी बॉडी के लिए वो आपने देना है। ग्लूकोज़ लेवल चेक करना है ब्लड के अंदर, ठीक है, और पेरेंटल एजुकेशन वगैरह देना है, ठीक है। अच्छा, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये पीपीटी काफ़ी बड़ी है लेकिन ये हम अभी पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो इसका पार्ट 2 होगा और वो न्यूनेटल इन्फेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।